हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को, सोशल स्टडी एंड ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है 5 और इस चैप्टर का टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो हम लोग पार्ट 1 इसी चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड किए हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज क्या है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम लोग जितने दैनिक जीवन में जो चीज़ भी यूज करते हैं, चाहे वो खाना हो या फिर जो भी वस्तु हम लोग यूज करते हैं, सभी में खनिज है। तो खनिज और उसके अलावा हम लोग पढ़े थे आग्नेय और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान से आपको पता होगा कि ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्माण होता है आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और सिराओं में मिलते हैं। ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कुछ धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये सब धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी पार्ट 1 वीडियो में हम लोग लिए हैं। और इसी तरह सिराओं व जवाब के रूप में पाए जाते हैं धात्विक खनिज, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये धात्विक खनिज है और सिराओं के रूप में पाए जाते हैं। अनेक खनिज अपसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण 36 परतों में निक्षेपण संचयन जवाब का परिणाम होता है। कोयला तथा लौह अयस्क लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा दबाव का परिणाम है। इसको अपसादी चट्टान बोलते हैं, अपसादी चट्टान का ही परिणाम है। धरातलीय चट्टाने का अपघटन, चट्टानों में घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है, जो अपशिष्ट चट्टानें रह जाते हैं उसी से। पहाड़ियों के आधार पर घाटी के रेत में प्लेसर निक्षेप सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम होता है। और महासागरीय जल में खनिज व्यापक वितरित, आर्थिक सतर्कता कम है। नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइड, ये सब महासागर से हम लोग को प्राप्त होता है। मैग्नीज भी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ है। तो उड़ीसा को हम लोगों ने देखा था कि अग्रणी राज्य है भारत का। उड़ीसा लौह अयस्क में लौह उत्पादन में अग्रणी है। उड़ीसा, झारखंड पेटी, हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले में, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में, मयूरभंज और केंदुझर जिला है। और उड़ीसा और झारखंड की पेटी है। हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क यहाँ मिलता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में, गुआ तथा नोआ मुंडी में। दुर्ग, प्रस्तर, चंद्रपुर पेटी को भी हम लोगों ने पढ़ा था। छत्तीसगढ़ में है ये। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला में हेमाटाइट पाया जाता है। वहाँ पर इस्पात बनाने के गुण है इसमें। बेलारी चित्रदुर्ग को बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। चिक्कमलूर, तुमकुम पेटी को बारे में, जो कर्नाटक में है, पश्चिम घाट में अवस्थित है। केंदुमुख है इसका। और महाराष्ट्र को भी जो पेटी है, गोवा पेटी, रत्नागिरी जिले में स्थित है। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण। तो खनिजों का संरक्षण में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थ पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनिज युग निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1%। तो जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लग गए, कोई भी खनिज का निर्माण तुरंत नहीं हो जाता है, इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो जिन खनिज संसाधनों के निर्माण में और उसके सांद्रण में लाखों वर्ष लगे, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। उसका जितना तेजी से हम लोग खर्च कर रहे हैं और उसको निर्माण होने की जो क्रिया है, वो बहुत ही लंबे समय में वो निर्माण होता है। तो अगर हम इस प्रकार से हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है, बहुत कम है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों में सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है।
आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय है। तो हमें खनिज का संरक्षण हमें करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उन्हें भी मिलता रहे, प्राप्त हो। तो इसलिए खनिज का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। अब है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी के लिए, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के न तो हम खाना बना सकते हैं, न तो हम रोशनी प्राप्त कर सकते हैं और न ही गाड़ियों का संचालन कर सकते हैं। उद्योग मशीनों के संचालन में भी ऊर्जा का ही जरूरत पड़ता है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? ऊर्जा हमको लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, यूरेनियम से, विद्युत से, यहाँ से ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन दो भाग में इसको विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। परंपरागत संसाधन में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत, विद्युत में जल विद्युत भी और ताप विद्युत दोनों आएगा। तो ये परंपरागत संसाधन हुए। तो ये परंपरागत संसाधन में सम्मिलित है कौन कौन से? लकड़ी हो गया, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, ये सब परंपरागत संसाधनों में सम्मिलित है। याद रखिएगा, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन जरूर पूछता है क्वेश्चन में। तो ये परंपरागत संसाधन और ये दूसरे परंपरागत संसाधन में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, ये सब परंपरागत संसाधन में संसाधन के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट है, और ये तो हम लोगों ने परंपरागत संसाधन को समझा। अब है गैर परंपरागत संसाधन। तो गैर परंपरागत संसाधनों में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाता है। ये गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले, लकड़ी और उपला कौन सा संसाधन है? परंपरागत संसाधन है। तो ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दोनों साधनों से प्राप्त होता है। यानी परंपरागत संसाधनों से प्राप्त होता है ग्रामीण इलाकों में, एक घर में 70% से अधिक। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गया जैसे कोयला। तो भारत में कोयला बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। कोयले का उपयोग भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक स्पिंडल से हुआ है। कोयला लाखों वर्ष पहले जब स्पिंडल हुआ पादप पदार्थ से पेड़ पौधा के लाखों वर्ष तक स्पिंडल से कोयले का निर्माण हुआ है। इसलिए स्पिंडल की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। जितने गहराई से या फिर जितने ऊंचाई से
जितने गहराई या फिर कम गहराई, तो और जितना उस पर दबाव पड़ा है, स्पिंडल की मात्रा क्या है, उसका गहराई क्या है, और दबने के समय के आधार पर कोयला को अनेक रूपों में बांटा गया है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। पीट कोयला का एक प्रकार है, पीट। तो ये दलदल में जो पादप दब जाते हैं तो उससे पीट का उत्पादन होता है, पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन होता है, बहुत कम कार्बन होता है, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। इसमें बहुत कम ताप क्षमता होती है और नमी की उच्च मात्रा होती है पीट में। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, भूरा रंग का एक कोयला होता है लिग्नाइट, निम्न कोटि का एक कोयला है। यह मुलायम होने के साथ अधिक मुलायम होने के साथ लिग्नाइट साथ साथ अधिक इसमें नमी युक्त होता है। और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, जो बहुत गहराई में दबे होते हैं और इसका अधिक तापमान से प्रभावित होते हैं, उस प्रकार के कोयला को बिटुमिनस, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस, तो बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, जो बहुत गहराई से निकाला जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है और धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी का जो कोयला है बिटुमिनस, उसको नाम है, तो बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ये सब कोयला का किस्म है, कोयला का प्रकार है। तो एंथ्रासाइट इसमें सबसे अच्छा गुण वाला होता है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है और यह बहुत ही कठोर होता है। तो भारत में दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है भारत में कोयला। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। तो गोंडवाना कोयले को धातु शोधन कोयला, गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है, गोंडवाना कोयला के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में है ये घाटी, और झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा नदी घाटियों में भी झरिया, यहाँ कोयला का प्रमुख खदान है झरिया में। तो दामोदर घाटी, जैसे पश्चिम बंगाल और झारखंड में है दामोदर घाटी, तो झरिया हो गया झारखंड में है, झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले का जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो। जब हम कोयला को जलाते हैं तो कोयला राख बन जाता है, ईंधन निकलने के बाद कोयला राख बन जाता है, वो हल्का हो जाता है, तो इसका भार कम जाता है। और कोयला को जब नहीं जलता है तो उस समय बहुत भारी होता है, जल जाने के बाद वो राख में परिवर्तित हो जाता है और वो हल्का हो जाता है। तो इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों में अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम। तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है पेट्रोलियम या खनिज तेल, जिसको बोलते हैं। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योग, कोयला सबसे पहले स्थान पर है। कोयले का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, ऊर्जा के रूप में हम लोग कोयले का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम या खनिज तेल का उपयोग किया जाता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, या ताप और प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो कच्चा माल प्रदान करता है पेट्रोलियम। तेल शोधन शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा
असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संरद्ध चूना पत्थर या फिर बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे गिरने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है और प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल में ऊपर पाई जाती है। तो भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ है? मुंबई, गुजरात और असम। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख आप तटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करने के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? मुंबई, हाई, गुजरात और असम। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और असम क्या है? असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुग रीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस, कोयला के बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस को हम लोग देखेंगे। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अपना अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निहित क्षेत्रों का खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बरसीन को पश्चिम व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है और इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जिसको बोलते हैं से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत। तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। क्यों? आधुनिक विश्व में विद्युत का अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, विस्तृत रूप से हो रहा है। इसलिए तो विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो 2 प्रकार हो गया। पहला क्या हुआ? पहला प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन जला करके जल विद्युत उत्पन्न करता है और दूसरा अन्य ईंधन जला करके जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी ईंधन है, प्राकृतिक गैस, इस सब को जला करके टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। एक बार जब विद्युत उत्पन्न हो जाता है तो एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। जल विद्युत क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है और तेज बहता जल से इस प्रकार का विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। तो भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना हो गया, दामोदर घाटी नदी परियोजना और कोपली हाइड्रल परियोजना। ये सब बहुउद्देशीय परियोजना है भारत में और इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह नवीकरण योग्य
जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। तो ऊर्जा का बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, ऊर्जा को हम लोगों ने दो पार्ट में देखा, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, ऊर्जा का बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। तो गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं और इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। ईंधनों का गंभीर जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग करने से गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण युक्त ऊर्जा संसाधनों जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, नवीकरण है ये ऊर्जा संसाधन। पवन ऊर्जा, ये भी नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा को उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं, गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और परंपरागत संसाधन में जैसे उपला, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का और ज्वारीय ऊर्जा का, जैविक ऊर्जा का। एक गैर परंपरागत संसाधन है, इसको बहुत ज़रूरी है उपयोग में लाने की। भारत धूप, जल तथा जीवभार संसाधनों से समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। झारखंड और राजस्थान के अरावली जो पर्वत है, तो अरावली पर्वत के झारखंड और राजस्थान, और इसके अलावा अरावली पर्वत के अरावली पर्वत के श्रृंखला में पाए जाते हैं और इसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा को उत्पादन में किया जाता है। तो केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। केरल में जो मोनाजाइट का रेत है उसमें भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अब है सौर ऊर्जा। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं पवन ऊर्जा। तो भारत में पवन ऊर्जा को उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। और नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायोगैस। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बहुत ज़्यादा होती है इसकी मिट्टी तेल की अपेक्षा और उपलों की अपेक्षा। ताप इसका बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसको जलाने से। तो बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता
तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं को गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस के, जिसको नाम से जाना जाता है गोबर गैस के नाम से, गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है, और इसको लगाया जाता है ग्रामीण इलाकों में। लगभग इसको लगाया गया है पूरे भारत में। और यह पशुओं को गोबर से इससे गैस को उत्पन्न किया जाता है, जिससे खाना भी पकाया जाता है, लाइट के लिए भी यूज किया जाता है, फैन चलाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो गोबर गैस से गोबर गैस प्लांट लगा करके ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक तो ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। तो बायोगैस अब तक पशुओं को गोबर का प्रयोग करने में सक्षम दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी के जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। ये है गोबर गैस प्लांट, इसको बोलते हैं। इसके अंदर जानवरों का गोबर को, जिसको बायोगैस बोलते हैं, तो इसमें डाल करके और ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ज्वारीय ऊर्जा। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। शंकरी खाड़ी के आर पर वाड़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं उच्च ज्वार में। इस शंकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र, गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है विद्युत, तो उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। और भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी परगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, हमको पता है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ताप बढ़ते जाता है। तो पृथ्वी अंदर गर्म है, तो भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहाँ उथली गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाट में स्थित है और दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, वाणिज्य हो व घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सभी के घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार है। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष क्षेत्रों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा, ताकि हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ऊर्जा को बचा सके। जैसे एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं
तो इस प्रकार का छोटा छोटा योगदान हम सभी को देना चाहिए। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो अगर हम ऊर्जा को बचत नहीं करेंगे तो ऊर्जा को उत्पादन नहीं होगा, ऊर्जा को उत्पादन धीरे धीरे कमते जाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हम सभी को ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। तो अगर अभी तक ये थे इस चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसको हमने 2 पार्टों में देखा। तो दूसरे पार्ट का भी लिंक हम पहले पार्ट में डाल देंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।